तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे ब्लड या रुधिर। विश्वास मानिए यहाँ पर आपके बहुत से क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे जो भी ब्लड से रिलेटेड आपके किसी भी एग्जाम में आएंगे। चलिए, ये मत सोचिए कि पीडीएफ पे पढ़ा रहे हैं या बाय फेस पढ़ा रहे हैं, इसका अंतर मत देखिए, आप आराम से कंटेंट देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए, पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात है, जो महिलाओं में ब्लड होता है वो पुरुषों के मुकाबले आधा लीटर कम होता है, ठीक है। कितना पाया जाता है? 5 से लेकर 6 लीटर तक पाया जाता है और महिलाओं में आधा लीटर कम होता है। एक तो पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा बात हो गई, जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी का वेट का लगभग 7% हिस्सा होता है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको भी मेंशन कर दिया है। अगली बात क्या है, जो ब्लड होता है वो हल्का क्षारीय होता है, ठीक है, और उसका पीएच मान होता है 7.4। अब लोगों को ये नहीं पता होगा ये पीएच मान क्या होता है, तो बता दें कि एक पीएच स्केल होती है जिसके आधार पर हम बताते हैं किसी चीज़ का पीएच मान। तो ये इस तरह की पीएच स्केल होती है, इसमें 1 से लेकर 14 तक के अंक निर्धारित होते हैं। बीच में जो मध्य बिंदु होता है वो होता है 7 और इसे बोलते हैं उदासीन बिंदु, ठीक है। तो जल जो होता है उसका पीएच मान 7 होता है, जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक है। तो वह उदासीन होता है, मतलब ना तो वह अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा वो क्षारीय होगा। तो ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है ना, तो ये क्षारीय होगा। हल्का क्षारीय होगा, मतलब ये 7.4 आएगा, यहाँ पे 11 होता तो काफ़ी ज़्यादा क्षारीय होता। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो आपको पीएच के बारे में पता चल गया होगा। चलिए, अगर हम बात करें ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो बोलते हैं हेमेटोलॉजी। ब्लड के अध्ययन को बोला जाता है हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। चलिए, अब पढ़ते हैं पीडीएफ में क्या लिखा हुआ है। और बीच में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताता चलूँगा, पीडीएफ के आधार पर बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो जो बोला गया है कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, यह जल से थोड़ा गाढ़ा होता है और हल्का क्षारीय होता है। मैंने बताया था अभी कि पीएच मान 7.4 होता है, तो ये हल्का क्षारीय होगा। इसके मुख्य 2 घटक होते हैं, पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रुधिर कणिकाएं। तो प्लाज्मा जो होता है वो 55% भाग होता है ब्लड का और बचा हुआ 45% भाग हो जाएगा हमारा रुधिर कणिकाएं, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा ये हल्के पीले रंग का होता है, बिल्कुल। ये हल्का क्षारीय एवं निर्जीव तरल है। यह रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा में 92% जल और 8% घुलित पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थ और कुछ अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। देखो, जो प्लाज्मा होता क्या है, जो हमारा ब्लड होता है ना, उस पे जो भी सेल्स होते हैं उन सबका भाग होता है, मतलब एक लिक्विड होता है जिसके अंदर सारे प्लेटलेट्स हो गए, आरबीसी हो गए, डब्ल्यूबीसी हो गए, ये सब तैरते रहते हैं। तो समझ में आ रही, जो लिक्विड होता है वो होता है हमारा प्लाज्मा। हम उम्मीद करते हैं आप हमारी बात को समझ रहे होंगे, है ना। ओके, तो यहाँ तक हो गया हमारा। अगली बात करेंगे रुधिर कणिकाएं या रुधिराणु। तो भैया ये जो होते हैं, ये मैंने बोला था 55% भाग तो हमारा प्लाज्मा हो गया, तो बच्चा 45%, है ना। अब 45% भाग में को भी 3 भागों में बांटा गया। इसमें हो जाता है हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी क्या होते हैं? आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, है ना। इसके बारे में कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, फिर हम बताते हैं जो पीडीएफ में लिखा हुआ है। देखो, आरबीसी का जो निर्माण होता है वो होता है बोन मैरो में, मतलब अस्थि मज्जा। अब कुछ लोगों के अंदर ये डाउट होगा, चलिए कहाँ पे होती है बोन मैरो। देखो, कुछ इस तरह की हमारी बोन होती है ना, तो बहुत से लोगों में डाउट है, जो ये जॉइंट होते हैं यहाँ, इसे बोलते हैं अस्थि मज्जा, है ना। यहाँ पे ब्लड बनता है, लेकिन काफ़ी लोगों को पहले से पता होगा, फिर भी बता देते हैं। जो ये बोन होती है, इसके बीच में जो ये भाग होता है ना, ये यहाँ पर बनता है हमारा ब्लड। ध्यान रखना है, ये बीच के भाग में बनता है। यहाँ पे जो हमारी हड्डी होती है ना, अंदर पे मतलब स्पेस पाया जाता है, हल्का हल्का सा स्पेस पाया जाता है, वहीं पे ब्लड का निर्माण होता है। पॉइंट आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। उसके बारे में बात करें, अगर कोई बच्चा है, मतलब बच्चा नहीं, मतलब भ्रूण, जो बच्चा मतलब जो जन्म नहीं लिया उससे पहले, तो
उसमें ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है? तो उसमें भाई नहीं उसमें अस्थि मज्जा में नहीं होता है, उसका होता है लीवर में या प्लीहा में। ठीक है, जो बच्चा होता है भ्रूण, है ना, भ्रूण, तो भ्रूण में जो रक्त का निर्माण होता है वो होता है यकृत में या फिर प्लीहा में। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादातर ध्यान रखना है। अगर हम बात करें आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है, मतलब इनका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है ना, 20 से लेकर 120 दिन तक का इनका जीवन काल होता है, किसका? आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का। लेकिन जब ये मरते हैं तो ये कहाँ पे मरते हैं? तो ये मरते हैं प्लीहा में। ठीक है, प्लीहा या लीवर में। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्लीहा, प्लीहा को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं प्लीहा। तो यहाँ ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर कहीं स्प्लीन लिख के आ जाए तो आप लोग लगा देना वो भी, है ना। लीवर भी ऑप्शन आ सकता है, लीवर अलग चीज़ हो जाती है, प्लीहा और स्प्लीन एक ही चीज़ होती है। ठीक है, दूसरी बात बता दें कि जो आरबीसी होता है, आरबीसी, सॉरी कहाँ पे है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को परिवहन करना, पूरी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करना, है ना। तो काफ़ी चीज़ें बता दी। हाँ, इसकी कमी से अगर रोग की बात करें तो हमारा जैंडिस हो जाता है और इनीमिया हो जाता है, जैंडिस और इनीमिया। चलिए अब देखते हैं जो PDF में लिखा है वो क्या क्या लिखा है, उसे भी पढ़ लेते हैं। यह एक गोलाकार उभय अवतल एवं केंद्रक विहीन होता है। ठीक है, बोल रहा है केंद्रक विहीन होता है, भाई मैंने बोला था। लाल रुधिराणु में हीमोग्लोबिन शोषण वर्णक पाया जाता है जो ऑक्सीजन का भाग करता है। मतलब ये कह रहा है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन का वहन करता है। मतलब समझ रहे हो, देखो हमारे शरीर जो होता है बॉडी, उसके हर सेल्स को चाहिए होता है ऑक्सीजन, है ना। तो ये जो होता है भाग का काम करता है। जो आप मैंने आपको हृदय पढ़ाया था तो उसमें मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था पूरा कि किस तरह से लंग्स से हमारा जो ब्लड होता है ऑक्सीकृत होता है, फिर वो हमारा बाएं हाँ बाएं अलिंद में आता है, बाएं अलिंद से बाएं नीले में आता है, बाएं नीले से ब्लड पूरी बॉडी के लिए वो प्रेशर में आता है तो पूरी बॉडी में जाता है। पूरी बॉडी में जाने के बाद सेल्स क्या करती हैं, उससे ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व कर लेती हैं और फिर वो फिर से शिराओं के माध्यम से फिर से हमारे लंग्स में जाता है और लंग्स से फिर हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर लंग्स में जाता है। फिर तो पूरा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मतलब एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी किस तरह से ब्लड का परिवहन होता है। मैंने 3D हार्ट का यूज़ किया था। ठीक है, अब चलते हैं वाइट ब्लड सेल्स मतलब WBC पर। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो WBC का जो जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिन का होता है। ठीक है, और इसकी मृत्यु जो ऊपर थी उसकी मृत्यु होती थी प्लीहा में या फिर लीवर में, लेकिन जो WBC होती है इसकी जो मृत्यु होती है वो ब्लड में ही हो जाती है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? रोगों से हमारे शरीर को बचाना होता है और घाव भरने में सहायक होता है। ठीक है, अब कमी से होने वाले रोग की बात करें तो वो तो मैं नहीं बता पाऊँगा, बता देता हूँ। चलो, कमी से होने वाले रोग जो होते हैं वो HIV और कैंसर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। इसकी संख्या 6 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। मतलब 1 घन मिलीमीटर में इसकी जो संख्या होती है 6 से 10,000 होती है। ये केंद्रक युक्त होते हैं। ठीक है, इनमें केंद्रक पाया जाता है, WBC में केंद्रक पाया जाता है, अमीबा की तरह होते हैं और रंगहीन होते हैं। श्वेत रुधिराणु को के 2 प्रकार होते हैं, कणिकामय और कणिका रहित। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने सीधे प्लेटलेट्स पे। तो रुधिर प्लेटलेट्स, तो रुधिर प्लेटलेट्स क्या होती है? इनकी संख्या 2 लाख से लेकर मतलब 2 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। ये रुधिर स्कंदन में सहायक होते हैं, मतलब रक्त को धक्का बनाने में। मतलब अगर कहीं पे घाव लग जाए या चोट लग जाए तो ये रक्त को जमाने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो एक विटामिन K भी होता है, वो भी रक्त को धक्का बनाने में सहायक होता है। ठीक है, हेरेपिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है जो रक्त के धक्का बनाने में सहायक होता है। अब बात करेंगे रक्त के कार्य की। तो इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं? पहला तो होता है गैसों का परिवहन,
जो हीमोग्लोबिन होता है, हीम मतलब लोहा, ठीक है। देखो ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो वो कह देंगे आयरन के कारण। ध्यान रखो जहाँ भी लाल रंग दिखाई पड़े समझ लेना वहाँ आयरन की बात हो रही, चाहे कोई ग्रह लाल है तो वो किस वजह से है, कोई भी मिट्टी लाल है तो किस वजह से, हमेशा ध्यान रखना आयरन, आयरन की वजह से ही हर चीज़ लाल होती है, ठीक है। साइंस का सिस्टम समझना, नहीं तो कहीं भी तुम लगाने लगो, ठीक, ध्यान रखना। अगला है पोषण, पोषक पदार्थों का परिवहन, ठीक है। आँत से अवशोषित भोज्य पदार्थों को रुधिर द्वारा ऊतकों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। जो आंतों के द्वारा भोज्य पदार्थ जो होता है वो ब्लड के माध्यम से ही शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है। जैसे पौधों में जल का जो स्थानांतरण होता है जाइलम के द्वारा, और जो भोज्य पदार्थ होता है वो फ्लोएम के द्वारा जाता है, वैसे ही यहाँ पर जो हर चीज़ का स्थानांतरण होता है वो जाता है ब्लड के माध्यम से, ठीक है। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन मतलब जो पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनको सही से निकालना होता है उनका भी परिवहन इसी के माध्यम से होता है, ठीक है। उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाना, उत्सर्जी हमारे कौन कौन से होते हैं, ब्रक होता है, मतलब यकृत, ठीक है। यकृत एक सबसे ज़्यादा अच्छा पदार्थ, मतलब सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पार्ट होता है हमारी बॉडी का। वो समझ लो कि जो शरीर में, पूरे शरीर में कोई भी अंग जिन कार्यों को मतलब जिसमें असक्षम होता है, जैसे अमोनिया को यूरिया में बदलना, वो भी कार्य क्या करता है, यकृत ही करता है। यकृत मतलब एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और ब्लड का शुद्धिकरण में भी, शुद्धिकरण तो उसका मुख्य कार्य होता है, तो यकृत के बारे में भी आपको किसी दिन एक वीडियो में बता देंगे। चलिए अगला है ताप, शरीर में ताप का नियंत्रण। तो भाई देखो जो ब्लड होता है ना वो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है और पूरे बॉडी में घूमता रहता है। तो भाई ध्यान रखो जब कहीं से वो गर्म बॉडी किसी पार्ट से निकलेगी जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ पे वो गर्म हो जाएगा, उसके बाद ठंडे पार्ट में पहुँचेगा तो उस पार्ट को भी गर्म कर देगा। बात समझ में आ रही है। तो वह पूरे शरीर में ताप का नियंत्रण बनाए रखता है। अगला है अन्य पदार्थों का परिवहन, मतलब जो भी हो जाएंगे पदार्थ, एंटीबॉडीज हो गई, हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, इन सब का परिवहन करता है। ये तो ऊपर पहले ही बोल दिया था। रोगों से बचाव व घाव को भरना, देखो श्वेत रोगाणु कणिकाएं जो होती हैं रोगाणुओं को नष्ट करती हैं और रुधिर में एंटीबॉडीज बनाकर शरीर की सुरक्षा प्रदान करती हैं। अगला है थक्का जमना, चोट लगने पर रुधिर में स्वमेव थक्का बनने का बेलछर क्षमता पाई जाती है जिससे रुधिर का बहना रुक जाता है। मतलब ये है कि अगर कहीं भी आपको चोट लग जाती है तो देखा होगा थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक पपड़ी सी बन जाती है और घाव भरने लगता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। हालांकि पीडीएफ बहुत छोटी थी, पीडीएफ में कुछ नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी आपको बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर आपकी इच्छा रही। हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करते चलना, लाइक करना, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय।